नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के टॉप लेवल के क्वेश्चन मात्र एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को करवाने वाला हूं। यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। जितने भी मैं आप लोगों को यहां पर क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। एनसीईआरटी से संबंधित क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। यहाँ पर पीवाईक्यू क्वेश्चन को भी सिलेक्ट किया गया है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ उनसे जितने भी संबंधित फैक्ट हैं यानी कि जानकारियाँ हैं जो सीटेट की परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी हैं, वे सारी जानकारियाँ भी आपको यहाँ पर बताकर चलूँगा। इसलिए आज की यह वीडियो महत्वपूर्ण रहेगी। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जापान का मानचेस्टर के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ओसाका। ओसाका सी नंबर वाला विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा। जापान का मानचेस्टर किसको बोलते हैं? ओसाका को बोलते हैं। आखिर ये मानचेस्टर होता क्या है? ये दरअसल होता है सूती वस्त्र जो उत्पादन केंद्र होते हैं, सूती वस्त्र के जो महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं उन्हीं को बोला जाता है मानचेस्टर। ठीक है, जापान का मानचेस्टर कहाँ पर है? ओसाका में है। अगर आपसे पूछ ले भारत का बताओ, एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए भारत का मानचेस्टर बताओ, तब आपको बताना पड़ेगा अहमदाबाद। क्या बताना पड़ेगा? अहमदाबाद में भारत का मानचेस्टर है। अगर मैं बात करूं उत्तर भारत का, कहाँ का? उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर को बोलते हैं, उत्तर भारत का। वहीं दक्षिण भारत से आपसे पूछ ले साउथ इंडिया का मानचेस्टर किसको बोलते हैं? कोयम्बटूर को बोलते हैं। किसको? कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मानचेस्टर बोलते हैं। ये मानचेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? जलहड़, कालिदास, कलहड़ या बिलहड़? यहाँ पर इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी विकल्प होगा, कलहड़। कलहड़ की पुस्तक का नाम क्या है? कलहड़ की पुस्तक का नाम है राज तरंगड़ी। ठीक है, राज तरंगड़ी इसकी पुस्तक का नाम है, जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, अन्य एग्जामों में भी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ से आपसे क्या पूछा गया है? कश्मीर का इतिहास किसकी पुस्तक बताती है? जो कि 12वीं शताब्दी। ठीक है, 12वीं जो शताब्दी है, कश्मीर का इतिहास किसकी पुस्तक बताती है? कलहड़ की पुस्तक बताती है। कलहड़ की पुस्तक का नाम मैंने आपको बताया है, राज तरंगड़ी इसकी पुस्तक का नाम है, जो कि 12वीं शताब्दी के उत्तर भारत के कश्मीर का इतिहास बताती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कहता है कि निम्न में से किस ऋषि सतलज और ब्यास नदियों की पूजा का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? ठीक है, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जनक, शुक्राचार्य? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा विश्वामित्र। ठीक है, ये विश्वामित्र कौन है? ये ऋग्वैदिक कालीन का क्या है? एक ऋषि है। ठीक है, ऋग्वेद कालीन का। और सतलज और ब्यास नदियों की पूजा का यहाँ पर क्या मिलता है? विवाद या संवाद देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन अगला, कहता है कि क्षोभ मंडल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सही वाले कथन की पहचान करके बताना है। चलिए यहाँ पर इसको बताते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। मौसम की लगभग सभी घटनाएं इसी परत के अंदर होती हैं। यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3, यानी कि यहाँ पर कौन सा सही है? किसके बारे में? क्षोभ मंडल के बारे में। ठीक है ना, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई यहाँ पर 13 किलोमीटर बताई गई है। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको 10 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, यानी कि लगभग 20 किलोमीटर के अंदर तक क्षोभ मंडल आपकी पाई जाती है। ठीक है ना, ये आपका कैसा है? बिल्कुल करेक्ट है। जो क्षोभ मंडल है यहीं पर मौसम की लगभग सभी घटनाएं घटती हैं, जैसे आंधी, तूफान, बारिश, ओला। ठीक है, ये सारी घटनाएं कहाँ पर होती हैं? ये क्षोभ मंडल में होती हैं। ये भी सही है। यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श नहीं होती हैं। हवाई जहाज कौन सी स्थितियाँ उड़ाने के लिए आदर्श मानी गई? कौन सी परत? उस परत का नाम है समताप, समताप मंडल। ठीक है, जिसको ओजोन लेयर भी कहते हैं। यहाँ पर जहाज उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं? क्योंकि यहाँ पर मौसम वाली कोई घटना नहीं होती है।
तो आपका 3 वाला यहाँ पर गलत है। राइट कौन सा होगा? 1 और 2। 1 और 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। पहला वाला विकल्प करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को भी शूद्रों के साथ जोड़ा जाता था। महिलाओं और शूद्रों दोनों को वेद को अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। यहाँ पर आपको करेक्ट बताना है। ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू या 2 इज ट्रू, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट आर रोंग। तो भैया आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर को बताना है। मैं बात कर लूँ अगर उत्तर वैदिक काल की, ठीक है। उत्तर वैदिक काल आप जानते ही उस समय सीमा इसकी 1500 ईसा पूर्व से लेकर कितनी है इसकी? 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व, ठीक है। ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है वैदिक काल। एक तो आपका ऋग वैदिक काल है और एक आपका उत्तर वैदिक काल है। ऋग वैदिक की टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं 1500 बीसी यानी कि ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक क्या है दोस्तों? ये है आपका ऋग्वेद। क्या है? ये है ऋग्वेद। वहीं उत्तर वैदिक काल की सीमा की मैं बात करूं, ये आपका हो जाएगा 1000 से लेकर 600 बीसी तक, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट वाले ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। कंसेप्ट आपका क्लियर होते चले, बस यही मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो उत्तर वैदिक काल में क्या था? स्त्रियों को भी शूद्रों के साथ जोड़ा जाता था। क्या दोस्तों? जोड़ा जाता था, शायद जोड़ा जाता था, सही है। यहाँ पर महिला और शूद्रों दोनों को वेदों को अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी, ये भी करेक्ट है। यहाँ पर कौन सा राइट होगा आपका? बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यहाँ पर दोनों ही आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है कि यहाँ पर क्या है? मुगल साम्राज्य की स्थिरता का आधार। द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर वाज डिपेंडेड ऑन, यानी कि मुगल साम्राज्य किस पर आधारित था? इसका मुख्य स्रोत क्या था? ये कैसे चलता था? केंद्रीकृत प्रशासनिक नीति और सम्राट का नियंत्रण, सैनिक अभियान और युद्धों द्वारा विस्तारीकरण की नीति, भूमि कर जो आय का मुख्य साधन था, आसपास के क्षेत्रों से मित्रता और वैवाहिक संबंध। तो आपको यहाँ पर बताना क्या है? जो मुगल साम्राज्य था उसकी स्थिरता का आधार क्या था? वो किस चीज पर डिपेंड था, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी वाला। उसका जो आय का स्रोत था, आय का मुख्य स्रोत था कर, भूमि कर, ठीक है ना। द इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू एज इट वाज दियर मेन सोर्स, उनका मुख्य साधन या स्रोत था रुपए कमाने का, वो था भूमि कर। ये लोगों से क्या वसूलते थे? भूमि कर लिया करते थे, जमीनी कर लिया करते थे, ठीक है ना। इसी कारण ये मुगल साम्राज्य विशालकाय हो गया, बढ़ गया, ठीक है। मुख्य स्रोत यही माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है कि शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? उपयुक्त यानी कि सही वाला बताना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एप्रोप्राइट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शाहजहां मेकिंग दीवाने आम? तो दीवाने आम के बारे में आपको बताना है। प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है, अपराध की दर को नियंत्रित करना आवश्यक था, ताजमहल का सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक था, राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका डी विकल्प होगा, ठीक है ना। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो राजा था, राजा का न्याय छोटा बंदा हो या बड़ा हो, यानी कि कोई व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो, सभी को एक समान यहाँ पर न्याय मिलेगा। यही था, इसकी खासियत थी दीवाने आम की, जो कि शाहजहां के द्वारा यहाँ पर करवाया गया था या बनवाया गया था, ठीक है। जो कि एक न्याय से संबंधित है, सभी को बराबर न्याय यहाँ पर मिलता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है कि स्टैक का निर्माण होता है। स्टैक का निर्माण किसके द्वारा होता है? ये समुद्र के द्वारा होता है, सागर के द्वारा, सीज के द्वारा होता है, ठीक है ना। नदियों के द्वारा किसका निर्माण होता है? नदियों के द्वारा किसका निर्माण होता है? जल प्रपात का निर्माण होता है, ठीक है। और जिसको वाटरफॉल बोलते हैं, डेल्टा का भी निर्माण नदियों के द्वारा ही वो होता है, ठीक है। डेल्टा का भी निर्माण होता है। उसी के साथ तटबंध होते हैं, तटबंध का भी निर्माण होता है। चाप झील का भी निर्माण इसी के द्वारा होता है, चाप झील का भी निर्माण नदियों के द्वारा ही होता है, ठीक है ना। वितारिकाओं का निर्माण भी नदियों के द्वारा होता है। और नदियों के द्वारा
कौन सी आकृति बनाई जाती है, स्थलाकृतियाँ ही मैं आपको यहाँ पर बता रहा था। और आप एक चीज़ विसर्प, विसर्प भी एग्जाम में पूछेगी। विसर्प, जब नदियाँ मैदान में प्रवेश करती हैं तो ये मोड़दार बनाकर बहने लगती हैं, यानी कि बड़े बड़े मोड़ों में बहती हैं, ऐसे ऐसे बहती हैं, तब ये विसर्प कहलाती हैं। ठीक है, आगे नदियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। सही आंसर यहाँ पर बी वाला होगा, समुद्र यानी कि सागर। पवन के द्वारा कौन सी निक्षेपण आकृति बनाई जाती है, लोयस उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? निक्षेपण आकृति को लोयस बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, वात दिग्दर्शी का इस्तेमाल किया जाता है पवन की गति मापने के लिए, पवन की दिशा दर्शाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक सही होगा, दोनों सही होंगे या कोई नहीं सही होगा। अगर मैं बात करूं वात दिग्दर्शी की, जो वात दिग्दर्शी होता है ये पवन की दिशा बताता है। क्या बताता है? पवन की दिशा बताता है। ठीक है ना, इंडिकेट विंड डायरेक्शन, इंडिकेट करता है दिशा को। ठीक है, तो यहाँ पर केवल और केवल सेकेंड वाला यहाँ पर करेक्ट होगा। ओनली टू यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर कहा क्या गया है, आईने अकबरी के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। यह अकबरनामा का दूसरा भाग वॉल्यूम है। यह अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। यह लोगों की परंपराओं और संस्कृति का विवरण देती है। यह बहुत सारी चीज़ों का सांख्यिकी विवरण देती है। यहाँ पर आपको सही बताना, ए सी सही है, बी सी है, सी डी है या केवल सी सही है। तो क्वेश्चन के यहाँ पर जो अक्षर हैं वो काफ़ी स्मॉल यानी कि छोटे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आईने अकबरी, ये क्वेश्चन 3 से 4 बार एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, इसलिए महत्वपूर्ण है। अगर मैं इसको शुरुआत से आपको बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन आप बिल्कुल आसान तरीके से कर लोगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखकर बता देता हूँ, अकबरनामा एक ग्रंथ का नाम क्या है? अकबरनामा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं अकबरनामा की। अकबरनामा एक ग्रंथ है, इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जिसको फर्स्ट वॉल्यूम, और दूसरा पार्ट क्या है जिसको सेकंड वॉल्यूम या सेकंड पार्ट कहते हैं। तीसरा पार्ट को क्या बोलते हैं? तीसरे पार्ट का नाम है आईने। क्या नाम है? आईने अकबरी। ठीक है ना, तीसरे का क्या नाम है? आईने अकबरी है। पहले वाले भाग में क्या है? अकबर के पूर्वज का वर्णन है। पहले में क्या है? पूर्वज का वर्णन है। सेकंड में क्या है? शासन की घटनाएं हैं। दूसरे या सेकंड में क्या है? शासन की घटनाएं हैं। शायद ये आप नोट भी कर लो। ठीक है, दूसरे में क्या है? शासन की घटनाएं हैं। और तीसरे को क्या बोलते हैं? आईने अकबरी बोलते हैं। इनमें क्या है? इनमें दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप नोट करना मत भूलिएगा। आईने अकबरी यहाँ पर जगह नहीं है, मैं आपको मुख से बोलकर बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसमें पद हैं, वेतन की बात कही गई है, पद वेतन सैनिक। ठीक है, पद वेतन सैनिक रख रखाव और रीति रिवाज हैं। इसमें रीति रिवाज हैं, त्योहार हैं, दार्शनिक संबंध हैं, सैनिकों का विवरण है, सैनिकों का रखरखाव है, पद वेतन है, रीति रिवाज हैं, त्योहार हैं, कीमिया है, दर्शन है और इसमें सांख्यिकी दर्शन। ठीक है, ठीक है, सांख्यिकी दर्शन भी इसी के अंतर्गत आता है। तो पहले वाले पार्ट में क्या है? पूर्वज का वर्णन है। सेकंड वाले में शासन की घटना है। थर्ड वाले का नाम है आईने अकबरी, जिसमें पद वेतन सैनिक रखरखाव सांख्यिकी दर्शन इत्यादि इसी में आता है। किसकी मैं बात कर रहा था? अकबरनामा ग्रंथ की बात कर रहा था। ये एक किताब है जो 3 पार्ट में डिवाइड करी गई। तीनों पार्टों के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब बात करें इस किताब को आखिर लिखा किसने है। इस किताब को लिखा है अबुल फजल ने। किसने लिखा है? अबुल फजल कौन था? अबुल फजल अकबर का करीबी मित्र था। ठीक है, यानी कि इसका दोस्त था अकबर का, और ये एक लेखक था अकबर के दरबार का। ये भी आप लोग याद रखोगे। ठीक है ना, इसलिए महत्वपूर्ण है। अब क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। आईने अकबरी के बारे में पूछा है। अब आपको पता होगा आईने अकबरी थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट किसका है? अकबरनामा का है। ठीक है, अब पता हो गया आपको। ये अकबरनामा का दूसरा भाग नहीं है, ये तीसरा भाग है। ये अकबर की शासन की घटनाओं का विवरण देती है। नहीं, शासन की घटनाएं कौन से किसमें आती हैं? ये सेकंड वाले में आती हैं। यह लोगों की परंपराओं और संस्कृति का विवरण देती है। ये तो बात सही है, मैंने आपको बताया था पद वेतन संस्कृति वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं लगभग। ये बहुत सारी चीज़ों का सांख्यिकी विवरण देते हैं, ये भी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सी और डी, सी डी किस ऑप्शन में है? सी वाले में है, तो सी और डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सूक्त अच्छी तरह से बोला गया, उपनिषद पास बैठना या समीप,
जातक कहानियाँ। यहाँ पर 1 और 2 सही हैं, 2 या 3 है, 1 या 3 है, 1 2 3 है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपके तीनों ही राइट हो जाएंगे। कौन कौन? तीनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे। कैसे सही होंगे? सूक्त, सूक्त यानी कि ये वैदिक काल की यहाँ पर बात कही जाती है, ठीक है। जो वैदिक काल में क्या थे? सूक्त। सूक्त का अर्थ होता है मुख से बोला गया या अच्छी तरह से बोला गया, सूक्त का अर्थ होता है। उपनिषद, उपनिषद 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस निषद, ठीक है ना। हिंदी वाले विद्यार्थी जानते ही होंगे, ठीक है। उप का मतलब क्या होता है? उप का मतलब होता है पास में या समीप, पास में। निषद का मतलब होता है बैठना। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बैठना। तो इसका मतलब होता था वैदिक काल में गुरु के समीप बैठना। अगर आपको लिखा मिले गुरु के पास बैठना या समीप बैठना, ठीक है, किसका मतलब हुआ करता था? ये मतलब हुआ करता था उपनिषद का। तो ये भी यहाँ पर सही दिया गया है, पहला वाला भी सही दिया गया। जातक, जातक का मतलब होता है कहानियाँ, ठीक है। बौद्ध धर्म में जातक कथाएं हैं कई सारी। जातक का मतलब होता है कहानियाँ ही, स्टोरी ही, ठीक है। तो ये तीनों आपके इस प्रकार यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप सभी लोग एक चीज़ को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताना, यहाँ पर आप लोग इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हो। अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं किस पर आधारित थीं? ठीक है ना। ज्येष्ठाधिकार का नियम, जहाँ ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता का उत्तराधिकारी होता था। सहदायात का नियम, जहाँ उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों के बीच में कर दिया जाता था। प्रतिस्पर्धी, जहाँ पुत्र विजेता बनकर उभरता था वह गद्दी का उत्तराधिकारी होता था। जो पक्षपात, जहाँ पसंदीदा पुत्र गद्दी का उत्तराधिकारी होता था। तो उत्तराधिकार की जो मुगल परंपराएं थीं वो किस पर आधारित थीं? वो सहदायात की प्रथा पर आधारित थीं। इसका मतलब था जो विभाजन होगा वो समस्त पुत्रों के बीच में कर दिया जाएगा। यहाँ पर में आपका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। तिब्बत का कौन सा ग्रंथ लद्दाख में प्रचलित है? तो केसर सागा प्रचलित है, ठीक है। लद्दाख और तिब्बत के बारे में मैंने आपको बताया था। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी बोलते हैं। लद्दाख को क्या बोलते हैं? छोटा तिब्बत, लिटिल तिब्बत के नाम से भी इसी को जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ की भाषा भी समान है, भाषाई समानता है, और यहाँ पर भोजन भी समान खाया जाता है, और धर्म भी यहाँ का समान है। कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पर? रहते हैं बौद्ध रहते हैं और मुसलमान रहते हैं। कौन कौन रहते हैं? बौद्ध रहते हैं और मुसलमान रहते हैं। ये भी याद रख लेना आप लोग, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि सत्य कथन पहचानिए। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। ये भी सही है, दोनों आपके सही हैं, ठीक है। यहाँ पर कौन सा राइट होगा? ए एंड टू, 1 एंड 2। अगर दोस्तों जो जन्म दर होता है, जन्म दर का मतलब होता है जो बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, जो पैदा होते हैं और जो मर जाते हैं। जैसे जीवित जन्मे बच्चे, ठीक है, जन्म दर, जो पैदा हुए हैं बच्चे यानी कि पैदा हुए हैं बच्चे, और ठीक है प्लस या माइनस कर लो मृत्यु, उनकी मृत्यु हुई है। इनसे जो जनसंख्या प्राप्त होती है, या जनसंख्या घट, या बच्चे ज़्यादा पैदा हुए हों या जनसंख्या ज़्यादा मरी हो, ठीक है, या कम मरी हो, या ज़्यादा पैदा हुए हों या कम पैदा हुए हों, ठीक है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। चाहे नकारात्मक वृद्धि हो या बढ़ी हुई वृद्धि हो, उसको ही बोलते हैं प्राकृतिक वृद्धि दर, ठीक है। इससे यहाँ पर मतलब नहीं है कि जनसंख्या घटी है या बढ़ी है। जनसंख्या चाहे घटे चाहे बढ़े, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है प्राकृतिक वृद्धि। ये भी याद रख लेना, ठीक है ना। तो पहला वाला करेक्ट है। प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जैसे आप लोग गांव से हो या शहर से हो, आप लोग रोजगार के चक्कर में, जैसे गांव से यानी कि ग्राम से आपको शहर की ओर जाना पड़ता है, ठीक है। तो गांव में एक बंदा कम हो गया, ठीक है, तो एक लोग अगर गया गांव से बाहर कमाने के लिए, शहर में एक वहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा, यानी कि वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाएगी, गांव की घट जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? जिनसे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। जैसे मुंबई शहर है, मुंबई की मैं बात करूं, जैसा कि आपकी पुस्तकों में बताया भी गया है, मुंबई सर्वाधिक प्रवासी नगर की श्रेणी में आता है, क्योंकि यहाँ लोग रोजगार के लिए बहुत अधिक
रोज कहाँ पर जाते हैं, मुंबई में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, ठीक है, ये आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। तो दोनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। आगे यहाँ पर क्या है, आगे यहाँ पर है क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संस्कृत रामायण की रचना वेद व्यास ने की थी। महाभारत और पुराणों का संकलन वाल्मीकि द्वारा किया गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, संस्कृत, तो यहाँ पर किसके द्वारा क्या क्या लिखा गया आपको बताना है। केवल एक सही होगा, दो सही होंगे, या दोनों ही यहाँ पर राइट हो जाएंगे, या दोनों ही यहाँ पर गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आपको सही उत्तर की बात बताऊं, ठीक है, जो संस्कृत रामायण है, जो संस्कृत में जो रामायण लिखी गई है, उसकी रचना वेद व्यास ने नहीं की है, बल्कि किसने की है, वाल्मीकि ने की है। किसने, वाल्मीकि ने इसकी रचना की है। जो महाभारत पुराण है, इसकी रचना वेद व्यास ने की है, वेद व्यास ने की है। यहाँ पर कथन आपके विपरीत कर दिए गए। कैसे कर दिए गए, उल्टे कर दिए गए। संस्कृत वाला इसमें दे दिया गया है, वेद व्यास वाला यहाँ पर महाभारत पुराण इसमें दे दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों आपके कैसे, दोनों आपके गलत हैं। बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो यहाँ अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकाश्म मंदिर का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर नहीं वाला आपको बताना है। महाबलीपुरम के मंदिर, भितरगांव का मंदिर, ऐहोल का दुर्गा मंदिर, उड़ीसा की जैन गुफाएं। यहाँ पर आपके तीन जो मंदिर हैं वो एकाश्म मंदिर होंगे, बल्कि एक यहाँ पर नहीं होगा। उसी को पहचान कर आपको बताना है। एकाश्म मंदिर का मतलब होता है एक ही पत्थर से निर्माण मंदिर, एक ही पत्थर में बन गया हो मंदिर, वही होता है एकाश्म मंदिर, ठीक है। महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं वो एकाश्म मंदिर के उदाहरण हैं। भितरगांव का मंदिर ये कानपुर में शायद पड़ता है, ठीक है, पुस्तक में भी आपको बताया गया है। ये ईंटों से निर्मित है। कैसे, ये ईंटों से बना हुआ एक मंदिर है, ठीक है, जो कि एकाश्म मंदिर का ही उदाहरण है। ऐहोल का दुर्गा मंदिर भी आता है। जैन गुफाएं, ये जैन गुफाएं हैं, यहाँ पर मंदिर पूछा गया है, ये गुफाओं की बात कही गई है, इसलिए यहाँ पर आपका गलत कौन सा हुआ, डी वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। नहीं आपको बताना ही था, इसलिए जैन कैव्स ऑफ उड़ीसा यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उभरते हुए उद्योग को सनराइज उद्योग कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में है और भारत के बंगलौर प्रदेश में है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों ही आपके सही हैं, बिल्कुल सही हैं। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, सी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कैसे सही होगा उस चीज़ को सबसे पहले आप लोग समझ लो। उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग कहलाते हैं। जो नए नए तेजी से विकसित हो रहे हैं उद्योग, उनको बोलते हैं उभरते हुए उद्योग, ठीक है, पहली बात। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, ये भी एक सनराइज उद्योग का ही उदाहरण है। कैलिफोर्निया को क्या बोलते हैं, सिलिकॉन घाटी बोलते हैं। वहीं भारत की सिलिकॉन घाटी किसको बोलते हैं, बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन घाटी बोलते हैं। ये भी आप लोग याद कर लेना, ठीक है। तो दोनों आपके यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नहीं वाला आपको बताना है। रवि कीर्ति ऐहोल प्रस्थिति, हरिसेड़ प्रयाग प्रस्थिति, मेगस्थनीस इंडिका, इलांगो मणिमेखलई। तो यहाँ पर आपको बताना क्या है, नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। रवि कीर्ति ने ऐहोल प्रस्थिति की रचना करी, ये तो बिल्कुल सही बात कही गई है, ठीक है। हरिसेड़ ने प्रयाग प्रस्थिति की रचना करी, जो कि किसका दरबारी कवि था, हरिसेड़, ठीक है। आप लोग जानते हो समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त का ये दरबारी कवि था। वहीं मैं बात करूं रवि कीर्ति की, ये किसका दरबारी कवि था, ये था किसका, पुलकेशिन का था। पुलकेशिन जो द्वितीय था, ठीक है, पुलकेशिन सेकेंड था, उसका ये दरबारी कवि था। मेगस्थनीस किसकी पुस्तिका है, इंडिका। मेगस्थनीस की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, इंडिका है, जो कि मौर्य काल के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इलांगो मणिमेखलई नहीं है, ये गलत है। डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। गलत आपसे पूछा गया तो जो सुमेलित ना हो, तो सुमेलित यहाँ पर डी नहीं है, डी वाला करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा,
ठीक है ना। ये चीज़ें आप समझते चलो। रवि कीर्ति ने क्या लिखा है, हरिशेर ने क्या लिखा है, मेगस्थनीज ने क्या लिखा है, कौन किसका दरबारी कवि था, किसका क्या योगदान है, किसके क्या कार्य हैं, ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताकर चल रहा हूँ। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर महावीर का जन्म किस महाजनपद में हुआ था? ये उनका जन्म हुआ था वज्जी में। यहाँ पर आगे यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुजरात में पहली सूती मिल अहमदाबाद 1859 में साबरमती नदी के तट पर स्थापित की गई थी। अहमदाबाद को प्रायः भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। शुरुआत में ही मैंने आपको क्या बताया था, अहमदाबाद को क्या बोला जाता है, भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। और जो पहली गुजरात में जो पहली सूती मिल की स्थापना हुई थी वो 1859 में ही हुई थी। कहाँ पर? साबरमती नदी के किनारे हुई थी। ठीक है ना। ये भी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो दोनों ही आपके कैसे हो जाएंगे, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। कौन सा? यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। दोनों आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको क्या करना है, मिलान करना है। सेरीकल्चर बोलते हैं रेशम की खेती को, ठीक है, या रेशम के जो कीटों का पालन किया जाता है वही सेरीकल्चर कहलाता है। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर क्या होता है, जो मछलियों का पालन या मत्स्य पालन होता है वही होता है पीसी कल्चर। वीटी कल्चर होता है अंगूर की खेती को बोलते हैं। हार्टिकल्चर बोलते हैं सब्जी और फल फूल वाली खेती को बोलते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर मिलान कर लेना है कौन सा यहाँ पर सही है। चलिए यहाँ पर आगे बात कर लेता हूँ। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, गलत आपको बताना है। महाद्वीप पर्पटी सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी होती है, करेक्ट है। महासागरीय पर्पटी सिलिका और आयरन से बनी होती है, गलत है। पृथ्वी की सतह पर्पटी के नीचे मेंटल व क्रोड परत है, सही है। पृथ्वी की आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं। क्रोड मुख्यतः निकेल और लोहे से बनी होती है, करेक्ट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यहाँ पर जो ऊपरी परत होती है पर्पटी, जिसको बोलते हैं सियाल, SIAL, SI का मतलब होता है सिलिका और AL का मतलब होता है एल्यूमिना, यानी कि सियाल पर्पटी में क्या होता है, सियाल पाया जाता है, सिलिका और एल्यूमिना पाया जाता है। वहीं महासागरीय पर्पटी को बोलते हैं सीमा, क्या बोलते हैं, सीमा बोलते हैं। SI का मतलब होगा यहाँ पर सिलिका, Ma का मतलब होगा मैग्नीशियम। यहाँ पर आयरन की बात कही गई है, इसलिए आपका ये यहाँ पर गलत हो गया है। शायद मैंने ये क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में भी करवाया था, ठीक है ना, इसलिए ये यहाँ पर गलत है। क्रोड को क्या बोलते हैं, निफे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निफे बोलते हैं। निफे का मतलब होता है निकेल और फेरस। Ni का मतलब होगा निकेल, Fe का मतलब होगा फेरस, फेरस का मतलब लोहा। ठीक है, तो यहाँ पर गलत बताना है, असत्य। तो असत्य आपका यहाँ पर सेकेंड वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक आर्य जनजाति नहीं थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन आर्यन ट्राइब। ठीक है, आर्य जनजाति नहीं थी। नहीं यहाँ पर लगा हुआ है भरत, पुरु, दस्यु, यदु। यहाँ पर नहीं वाला आपको बताना है। 3 यहाँ पर राइट होंगे, आर्य जनजाति होगी, 1 नहीं होगी, उसी को आपको यहाँ पर बताना है। तो भरत ये क्या है, ये एक जनजाति है। पुरु भी एक जनजाति है, यदु भी एक जनजाति है, परंतु दस्यु, दस्यु का मतलब होता है दास, दास का मतलब नौकर, ये एक कोई आर्य जनजाति नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, दस्यु यानी कि दास। दस्यु का मतलब दास, यही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि आपको यहाँ पर क्या बताना है, गलत वाला बताना है इनमें से। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का थैचित वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। वायु सदैव निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। तो नहीं वाला आपको बताना है, ठीक है, यानी कि जो गलत हो। गलत आपका यहाँ पर डी वाला है, बाकी तीनों यहाँ पर राइट हैं, तीनों यहाँ पर सही दिए गए हैं। ठीक है ना। जो आपकी वायु होती है, वायु हमेशा उच्च से निम्न की ओर जाती है, उच्च से निम्न की ओर वायु हमेशा जाती है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, ये 2-3 से बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ये यहाँ पर गलत कहा गया है, निम्न से नहीं बल्कि उच्च से जाती है, इसलिए गलत है। बाकी ये 3 आपके यहाँ पर कैसे हैं, बिल्कुल राइट दिए गए हैं।
वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब क्या होता है, दाब जो है वो गिरने लगता है। समुद्र में दाब सर्वाधिक अधिक होता है, जैसे ही ऊंचाई पर जाओगे तो इसका जो दाब है वो घटने लगता है, ठीक है ना। और वायु दाब का थैचित जो वितरण होता है किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। ये भी चीज़ महत्वपूर्ण है, ये यहाँ पर गलत है। कैसे गलत है, उच्च से जाता है निम्न की ओर, इसलिए गलत है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यही माना जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि एक नदी पहाड़ से उतरकर सागर तक की यात्रा में कौन सी आकृतियाँ क्रमशः बनाएगी। जैसे एक नदी है, जब वो पहाड़ से उतरती है कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण करते हुए वो चलती है। विसर्प, जलप्रपात, गोखुर झील, वितारिका। यहाँ पर आपको लाइन से लगाना है, यानी कि क्रम में आपको यहाँ पर बताना है सबसे पहले कौन सी यहाँ पर आएगी, ठीक है। सबसे पहले आपको कौन सी आएगी यहाँ पर क्रमशः आपको बनाएगी, ठीक है। क्रम में आपको यहाँ पर लगाना है। जैसे नदी, ये मान लो कोई पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, ये मैदानी क्षेत्र है, ये पहाड़ है, पहाड़ से नदी आपकी आ रही है। जैसे ये पहाड़ से नीचे गिरेगी, ठीक है, जैसे जब ये झरना बन जाता है तो इसको कहते हैं वाटरफॉल। क्या बोलते हैं, इसी को वाटरफॉल यानी कि जलप्रपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जलप्रपात बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये नदियाँ आ जाती हैं मैदानों में, मैदानों में ये सर्पों जैसी बहने लगती हैं, ठीक है, यानी कि बड़े बड़े मोड़ बनाकर मोड़दार यानी कि टेढ़ी मेढ़ी दिशाओं में ये ऐसे ऐसे बहने लगती है। तब इसको क्या बोलते हैं, विसर्प इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसर्प इसको बोलते हैं। तो पहली आकृति जलप्रपात होगी, दूसरी क्या होगी, विसर्प होगी। तो दूसरा वाला यहाँ पर पहले आएगा, ठीक है, उसके बाद में पहला आएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी विकल्प हो जाएगा। कौन सा यहाँ पर सही होगा, सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सबसे पहले बनाएगी नदी, क्या बनाएगी, सबसे पहले एक नंबर पे क्या बनाएगी, जलप्रपात बनाएगी। जैसे ही पहाड़ से नीचे उतरेगी तो जलप्रपात का निर्माण करेगी। उसके बाद में ये नदी मैदान में प्रवेश करेगी। कहाँ पर प्रवेश करेगी, मैदान में प्रवेश करेगी पहाड़ से उतरकर। तो ये विसर्प आकृति बनाएगी दूसरे नंबर पे, ठीक है। और तीसरे नंबर पे क्या बनाएगी, गोखुर झील बनाएगी, ओक्स वो लेक बनाएगी। उसके बाद वितारिका बनाएगी। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, सत्य कथन चुने। इनाम गांव घोड़ नदी पर स्थित एक स्थल है जो भीमा की एक सहायक नदी है। यहाँ वयस्कों को आमतौर पर जमीन में उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था, ठीक है ना। ये दोनों आपके करेक्ट आंसर हैं। इनाम गांव, इनाम गांव ये कहाँ पर है, ये है दोस्तों पुणे में। कहाँ पर है, पुणे यानी कि महाराष्ट्र में है, ओके। ये महाराष्ट्र के पुणे में है। और ये किसकी नदी के किनारे बसा हुआ है, घोड़ नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि भीमा की एक सहायक नदी है, ठीक है। पहली बात कंफर्म होगी। जो मृतक लोग थे, यानी कि जो लोग मर जाते थे, उनको जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था, यानी कि दफना दिया जाता था। और उनका जो सिर था, सिर को किस दिशा में रखा जाता था, उत्तर, नॉर्थ की ओर उनका सिर करके इन लोगों को दर्शाया जाता था। ऐसे अवशेष इतिहासकारों को प्राप्त हुए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों ही आपके राइट हो जाएंगे। 1 and 2 इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है क्वेश्चन आईने अकबरी से संबंधित। मैं आईने अकबरी के बारे में आपको बता चुका हूँ। ये अबुल फजल द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल लिखा गया है। ये तीसरा पार्ट है किसका, अकबरनामा का। इसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें, फसलें, कीमत, राजस्व, मौजूदी वगैरह सांख्यिकी का विवरण यहाँ पर है, करेक्ट है। यह अकबर के पूर्वज का विवरण नहीं देती है। पूर्वज का विवरण जो है वो फर्स्ट पार्ट देती है, ना कि थर्ड पार्ट यहाँ पर देती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए और बी। ए भी यहाँ पर करेक्ट होगा, ए और बी यहाँ पर सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित देशों को उनके जनसंख्या के हिसाब से क्रम में लगाओ। तो जनसंख्या के हिसाब से आपको यहाँ पर क्रम में लगाना है। सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, ठीक है, अमेरिका की है, इंडोनेशिया की है, ब्राज़ील की है, पाकिस्तान की है। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो किसकी है, वो है जनसंख्या मेरे भाई यूएसए की, ठीक है। तो यूएसए यहाँ पर पहले नंबर पे आएगा, ठीक है, पहले नंबर पे यूएसए यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि आईने अकबरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ये क्वेश्चन मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। आईने अकबरी कौन सा भाग है, ये तीसरा भाग है अकबरनामा का, ठीक है। अकबरनामा का ये तीसरा भाग है, किसके द्वारा लिखा गया है, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है।
अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, सही है। इसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ों, फसलों, कीमतों, राजस्व और मजदूरी वगैरह का सांख्यिकी विवरण है, करेक्ट हो जाएगा। यह अकबर के पूर्वज का विवरण देती है, पूर्वज का नहीं देती है, पूर्वज का विवरण पहला वाला पार्ट देता है। तो यहाँ पर ए और बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताना क्या है, निम्नलिखित देशों को उनकी जनसंख्या के हिसाब में क्रम में लगाओ। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वर्तमान समय में भारत की है, किसकी है, वर्तमान समय में भारत की है, फिर उसके बाद चीन की है, फिर उसके बाद यूएसए की है, ठीक है। उसके बाद इंडोनेशिया का नंबर आता है, इसमें इंडोनेशिया का आता है, फिर किसका आता है, फिर पाकिस्तान का आता है, फिर आपके नाइजीरिया का आता है, फिर ब्राज़ील का आता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन आएगा, यूएसए आएगा, यूएसए, ठीक है। उसके बाद कौन सा यहाँ पर आएगा, उसके बाद यहाँ पर इंडोनेशिया आएगा, ठीक है, 1 2 यहाँ पर आएगा। उसके बाद यहाँ पर कौन सा आएगा, पाकिस्तान यहाँ पर आ जाएगा, और उसके बाद ब्राज़ील आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर क्रम में लगा लेना है। तो यहाँ पर इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तीसरा वाला, ठीक है, तीसरा वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बता ही दिया, करेक्ट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, ठीक है ना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।